कुमार, लगातार सवाल उठ रहे थे जांच को लेकर, लेकिन इस बीच ये खबर आई और इस बात पर आप जानकारी भी दे रहे थे कि कैसे वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी, किस तरीके से फर्जी आईडी से लोग जोड़े जा रहे थे। क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए तो अब ये मुश्किल है, लेकिन अब वेबसाइट के जरिए कैसे इसे आगे बढ़ाया जा रहा था, इसके बारे में डिटेल से बताइए। देखिए नेहा, सिर्फ उस वेबसाइट के जरिए ही लोग जुड़े नहीं जा रहे थे, बल्कि कई चैनलों के फोटोशॉप करके और बकायदा मुख्यमंत्री के नाम से आपत्तिजनक चीजें भी वायरल की जा रही थीं। कई वेरीफाइड अकाउंट भी इस वक्त सरकार के संज्ञान में है या इन एजेंसियों के रडार पर है, जिससे कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को और हवा देती हैं। आज तक का स्क्रीनशॉट लेकर के बकायदा उसके नाम से भी फर्जी चीजें फैलाई गईं और हम लोगों ने इसका फैक्ट चेक भी किया था और बताया कि ये चीजें गलत हैं। कुल मिलाकर ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि इस वक्त तमाम जांच एजेंसियों के रडार पर आई हैं। कल दिन में ही तकरीबन दर्जन भर आईपीसी के धाराओं के तहत अज्ञात लोगों पर मामले दर्ज कर लिए गए हैं और उसके बाद से जांच एजेंसियों ने अपना काम शुरू किया है। रात होते होते पहली ये जस्टिस फॉर हाथरस नाम की जो वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, उसको इन लोगों ने पिन पॉइंट किया और उसके बाद ऐसे कई वेबसाइट्स पर इस वक्त जांच चल रही है। सरकार ने साफ कर दिया था कि हाथरस के बहाने कहीं ना कहीं बड़ी साजिश रची जा रही है और इसमें ढेरों सारे संगठन इन्वॉल्व हैं। कुल मिलाकर के उन लोगों ने पहले ही सरकार की तरफ से जो बताया गया उसमें पीएफआई जैसे संगठनों का नाम लिया गया और उन लोगों ने जिस तरीके से एनटीसीए के दौरान लखनऊ में प्रोटेस्ट को अंजाम दिया था, कुछ उस तरीके से बड़े व्यापक पैमाने पर करने की तैयारी थी। बकायदा जब ये बात संज्ञान में आई, देर रात होते होते उस वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद से ही शक गहराया है और जो सरकार और खासकर जांच एजेंसियां हैं, ज्यादा सक्रिय इस वक्त दिखाई दे रही हैं। जो तमाम लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं और साथ ही जितेंद्र बहादुर सिंह भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कैमरे पर डीएम भी किस तरीके से परिवार वालों को बता रहे थे कि मीडिया वाले तो चले जाएंगे, हम ही यहां पर रहेंगे, ये भी सबने देख लिया है। ऐसे में अब उनकी कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर भी सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। और इसका दूसरा पहलू नेहा शायद इसीलिए है कि परिवार ये कह रहा है कि हमें डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आज उसके लिए इंसाफ की आवाज उठाई तो जा रही है, लेकिन जहां का प्रशासक सबसे बड़ा अधिकारी ये कह दे कि आज नहीं कल मीडिया वाले चले जाएंगे, उसके बाद क्या? जब प्रशासक जिसे कार्रवाई करनी है, जिसे ये सुनिश्चित करना है कि उसके जिले की जनता के साथ अगर नाइंसाफी हुई है, अपराध हुआ है, तो वो इंसाफ सुनिश्चित करे। परिवार तो डरा हुआ है, लेकिन दूसरा जो सबसे बाधित सवाल आपने उठाया कि आखिर मजिस्ट्रेट पे कार्रवाई क्यों? यहाँ आईपीएस एसोसिएशन नाराज है कि एसपी पर तो गाज गिरा दी एसआईटी ने, सीईओ को नाप दिया, इंस्पेक्टर को हटा दिया, थानेदार को हटा दिया, सबको हटा दिया, तो डीएम पर मेहरबानी क्यों? अब इसका तकनीकी पक्ष ये है दरअसल कि उत्तर प्रदेश ऐसे कई सारे राज्य जहां कमिश्नरी व्यवस्था नहीं है, वहां पर पुलिस सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल होती है, वो अपने मन से काम नहीं करती। पुलिस डंडा भी अपने मन से नहीं चलाती, वहां के एसडीएम को, डीएम को ही आदेश देना होता है। रात को शव जलाया गया, क्या पुलिस ने अपनी मर्जी से जलाया? बिल्कुल नहीं। मजिस्ट्रेट का जो बयान आता है कि मीडिया चली जाएगी, तब देख लीजिए कोरोना हो जाता तो क्या इतना मुआवजा मिलता, और परिवार की धमकी की देखिए लात तक मारी गई ताऊ को। तो इन सारे बयानों में जो सबसे बड़ा संकेत ये मिलता है कि पुलिस अफसरों की लापरवाही पर तो उन्हें सजा मिल गई, डीएम एसडीएम को क्यों बचाया जा रहा है, किसके कहने पर बचाया जा रहा है? क्योंकि पुलिस ने अगर कोई कार्रवाई की है जो कानूनी रूप से गलत है, प्रथम दृष्टया गलत है, और पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई, तो अब तक मजिस्ट्रेट साहब क्यों बचे हुए हैं? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि अभी तक जवाब नहीं दे रही है। लौटूंगी आपके पास आशुतोष। इस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह भी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हमने देखा किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी आदित्यनाथ पीड़िता के पिता से जुड़े, उन्होंने सीबीआई जांच की बात भी कह दी, लेकिन अभी तक जांच की सिफारिश तो की नहीं गई है। और अगर सीबीआई जांच होती भी है तो इस जांच का दायरा क्या रहने वाला है?
देखिए नेहा, परिवार वालों का साफ तौर पर यह कहना है कि सीबीआई जांच का भले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कह दिया गया हो, लेकिन इनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले की उनकी देख रेख में जांच होनी चाहिए। यानी परिवार इस बात को लेकर के अभी भी राजी नहीं है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले में हो। यहाँ परिवार की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। अभी भी इस परिवार में किस तरीके से यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको एक न्याय की आस अभी भी लगी हुई है। उनको इंतजार है कि जो सरकार है उसकी तरफ से इनको न्याय मिलेगा। सीबीआई की तरफ से ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन इसके अलावा इसका एक प्रोसेस है, पूरा एक तरीका होता है किस तरीके से सीबीआई उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर नोटिफिकेशन देगी, सीबीआई की फिर नोटिफिकेशन जो वहां की सरकार है उसकी तरफ से आएगी। तो इसको लेकर के बड़े स्तर पर यहां पर काम किया जा रहा है। लेकिन परिवार वालों की क्या स्थिति इस वक्त है, आप ये बताइए कि सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? सीबीआई तो देखिए, हमें मांग हमारी सुप्रीम कोर्ट से रहेगी। सीबीआई की जांच उस नहीं है। आप सीबीआई की जांच को नहीं मानते हैं, आप सिटिंग जज से होनी चाहिए जांच, ये कह रहे हैं? जी जी जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि सीबीआई जांच के जरिए पूरे इसमें खुलासे होंगे, सारी जानकारियां सामने आएंगी। तो आपको लगता है कि इससे न्याय मिलेगा? न्याय तो देखो हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, जज के। आप बताइए, आप पिता हैं पीड़िता के, किस तरीके से जो सीबीआई जांच की बात कही जा रही है, आप लोगों को मंजूर है ये? सर हमें तो न्याय चाहिए, क्या कहते हैं, हमें तो इंसाफ चाहिए, क्या कहते हैं, यही हमारी वो है। सुरक्षा को लेकर के आप लोगों ने सवाल उठाए थे, यहाँ की क्या सिचुएशन है? क्योंकि पुलिस बाहर तो दिखाई पड़ रही है, घर में आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस समय? अब हम तो ऐसे ही, क्या कहते हैं, सुरक्षित कहाँ है इतने, पर ये है कि थोड़ी सी वो है। घर में आप लोग अपने आप को सुरक्षित इस वक्त महसूस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सुरक्षित हम लोग। किस बात का डर लग रहा है? डर हम लोगों को इसी के हमारी बहन के साथ इतना अत्याचार हो गया है, और हमें यही डर लगा है कि हमारे साथ भी नहीं हो जाए कहीं। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार ने हालांकि पुलिस की व्यवस्था की है, वाइस रेड की सुरक्षा की मांग भीम आर्मी की तरफ से की गई है आप लोगों की। सुरक्षा हमें तो जरूरी है, और बिना सुरक्षा के हम सुरक्षित ठीक है नहीं रहेंगे। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया।